ओके बेटा, आज बात करेंगे हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। ठीक है, एंजाइम वाला जो यूनिट था वो हमारा वाइंड अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा देखो, ये टॉपिक स्टार्ट होता है टेक्निक से। ठीक है, वो टेक्निक जिनकी मदद से हम बॉडी में से सेल को निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेल की डिस्कवरी देख लेते हैं कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, ये कैसे पता चला कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनकी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल ही है, ये कैसे पता चला, पहले हम वो समझ लेते हैं। अच्छा, ये बात बहुत पुरानी है। ठीक है जी, ये बात है 1665 की। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। वो अपना एक काम कर रहे थे। ठीक है जी, वो अपना काम कर रहे थे। वो काम कर रहे थे एक ढक्कन के ऊपर। ठीक है जी, आपने बोटल्स देखी, अल्कोहल वगैरह बंद हुए होते हैं जिन बोटल्स के अंदर। ठीक है, जो महंगी महंगी बोटल्स होती हैं, उनका जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को हम कॉर्क कहते हैं, कॉर्क। ठीक है जी, जो अल्कोहल वगैरह की बॉटल्स होती है महंगी वाली, उनके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है ना लकड़ी का बना हुआ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉर्क। अच्छा, कॉर्क हम सिर्फ उन ढक्कन को ही नहीं कहते। प्लांट देखा है आपने? प्लांट की जो स्टेम है, ब्राउन कलर की जो छाल होती है प्लांट की, उस छाल को भी कॉर्क कहा जाता है। प्लांट की या किसी ट्री की जो ये स्टेम होती है ना, ये वाली स्टेम, ये स्टेम, ये वाली स्टेम जो है, ये इसे भी कॉर्क कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस ये जो कैप है, ये कैप भी क्योंकि इसी लकड़ी से बना हुआ होता है ना, डेट्स व्हाई इसे भी कॉर्क कहते हैं। रॉबर्ट हुक अपनी माइक्रोस्कोप पे इस कॉर्क को देख रहे थे। ठीक है राजा बेटा, इस कॉर्क को रखकर और वो एनालाइज कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो उस कॉर्क के अंदर उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है जी, ये वाला स्ट्रक्चर, पता है ये स्ट्रक्चर किस जैसा है? ये जी, हनी कॉम्ब जैसा है। व्हाट इज हनी कॉम्ब? हनी कॉम्ब, इट इज अ कॉम्ब ऑफ हनी बी, शहद की मक्खी का छत्ता। ठीक है, कॉम्ब ऑफ हनी बी, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर इसको इस कॉर्क के अंदर नजर आया रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने और भी अच्छे तरीके से इसको एनालाइज किया। तो इनको पता चला कि जो ये कॉर्क है ना, वो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट से बना हुआ है। ये वाले जो है ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट से बना हुआ है। तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट के लिए इन्होंने जो टर्म यूज करा ना, वो था काइटोस। काइटोस, काइटोस की मीनिंग होती है सेल। सेल मीन्स इम्पटी। सेल आपने सुना है ना, कैदियों को सेल में रख दिया गया, खाली रूम्स होते हैं उनमें रख दिया जाता है। ठीक है जी, वहां से टर्म आ गया सेल। ठीक है, तो इन्होंने उसके बाद इन्होंने ये प्रपोज करा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ना, वो सेल है, रॉबर्ट हुक साहब ने। अच्छा, स्ट्रक्चरल जब हमने कह दिया और फंक्शनल कह दिया, तो इसका मतलब क्या? देखें, जब हमने किसी चीज को स्ट्रक्चरल कह दिया और फंक्शनल कह दिया, इसका मतलब ये है कि हमारा स्ट्रक्चर बनाने वाला एज वेल एज हमारा फंक्शन परफॉर्म करने वाला ये सेल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो आई है ना, हमारी आई का जो स्ट्रक्चर है ना, हमारी आई का जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ड्यू टू सेल। ठीक है, ये सेल की वजह से ही है। और आई का फंक्शन क्या है? विजन, सेंस ऑफ विजन प्रोवाइड करना। ये विजन भी राजा बेटा इस प्यारे से सेल की वजह से ही है। आई के अंदर वो सेल है तो हमें विजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एयर है ना, एयर, हमारा जो एयर है वो भी किससे बना हुआ होगा? सेल्स से। और इसका काम क्या है? ठीक है जी, हेयरिंग। तो ये इसका जो फंक्शन है ना, वो भी सेल्स की वजह से, इसके जो सेल है वो हमें हेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। सो आर यू गेटिंग मी? सो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि उस पार्ट को बनाने वाला भी सेल है, उस पार्ट का फंक्शन कैरी आउट करने वाला भी सेल है। इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी का हर कण, हमारा बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो सेल ने ही बनाया है, और जो फंक्शन है ना उसका, वो भी सेल की वजह से ही है। आपको ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अच्छा, तो इस तरीके से इन्होंने सेल को डिस्कवर कर लिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ सेल। इसे हम डिस्कवरी ऑफ सेल कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो पहले हम डिस्कवरी ऑफ सेल ही देख लिया हमने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम, 1665 एयर, कॉर्क उन्होंने यूज करा, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जिनके लिए इन्होंने टर्म यूज करा सेल, इम्पटी स्पेसिस, जिसको बाद में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कहा था। ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने एनालाइज किया इस चीज को, तो ये पूरा कॉर्क किससे बना हुआ था, और ये कॉर्क कहाँ से आया? प्लांट से। तो उन्होंने कहा अगर प्लांट में ये चीज मौजूद है तो जाहिर सी बात है एनिमल में भी मौजूद होगी। तो उन्होंने जनरली कह दिया। ठीक है, लेकिन बाद में हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं
कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्टों ने किस तरीके से इस चीज को डिफाइन किया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि ये जो है ना, ये डिस्कवरी ऑफ सेल है, ठीक है। एक और बात, रॉबर्ट हुक ने एक गलती कर दी थी, उन्होंने कहा था ये जो सेल है ना, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, यस नॉन लिविंग है, और उसके अलावा इनमें कुछ है भी नहीं, बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेल के सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे ऑर्गेनल सेल के अंदर मौजूद है। आज हमें मालूम है 1665 में ऐसा नहीं था। ये बात जो है कि लागू ही रही सेल की डेफिनेशन पर कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और सेल जो है वो बिल्कुल इम्पटी स्पेस है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, 1832 के अंदर 1832 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रॉन। रॉबर्ट ब्रॉन रॉबर्ट ब्रॉन ने फाइनली सेल के बिल्कुल सेंटर में एक बॉडी डिस्कवर की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। राजा बेटा दैट वी है, न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर कर लिया। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ ना, तो रॉबर्ट हुक की डिफाइन करना जो डेफिनेशन थी सेल की, वो चेंज होकर रह गई। रॉबर्ट हुक ने यह माना था कि सेल खाली स्ट्रक्चर है, जबकि अब सेल ऐसा नहीं है, सेल के अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है, एक बॉडी मौजूद है, ठीक है राजा बेटा। चलेंगे सेल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट थे शिलेडिन, ठीक है जी, और शॉन। इन दोनों ने मिल करके थ्योरी प्रपोज की, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है जी। शिलेडिन और शॉन इन्होंने कहा कि भाई जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब सेल से बने हुए हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्राइजेस ऑफ सेल हैं, कंप्राइजेस ऑफ सेल, ठीक है जी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद होंगे। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनमें एक सेल होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे यासिर जी? यूनिसेलुलर। और जिनमें बहुत सारे सेल होंगे राजा बेटा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे? यस वेरी गुड, अवर बिलव्ड बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर के अंदर यस एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ह्यूमंस, मेनी मेनी आर देयर, ठीक है जी। प्लांट्स लिख देते हैं। तो इन्होंने ये पॉइंट दिया कि सेल ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेस ऑफ सेल, यूनि एंड मल्टी सेलुलर। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि ये जो सेल है ना, सेल ये डीनोवो स्ट्रक्चर है। सेल इज डीनोवो स्ट्रक्चर। व्हाट डज इट मीन? सेल इज डीनोवो स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। देखें, इन्होंने कहा ये जो सेल है ना, सेल, ये सेल नॉन लिविंग थिंग से बनता है, नॉन लिविंग थिंग से बनता है। कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स? अगर आपको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर याद हो, तो हमने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, ठीक है जी। कौन कौन से? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड राजा बेटा। ये चीजें जो है ना, इन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं। शिलेडिन और शॉन ने कहा कि भाई ये नॉन लिविंग थिंग ही सेल को बनाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई सेल इज डी नोवो स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड और मेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग, हाँ, लिविंग बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग है, ठीक है जी। बॉडी के बाहर नॉन लिविंग कैसे, वो भी हम उसका जवाब देते हैं, सिर्फ 2 मिनट। डी नोवो स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर इनसे ये सवाल किया गया, इनको कहा गया कि भाई अगर ऐसी बात है ना, तो आप लेबोरेटरी में हम आपको ये चीजें देते हैं, आप हमें सेल बना के दिखाओ। फिर इनके पास कोई सेटिस्फैक्टरली आंसर नहीं था, ठीक है। ये जो कहानी है इनकी, ये जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, वो इन्होंने दी थी 1834। वही बात हम देखने जा रहे हैं ना, इस थ्योरी के लास्ट में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 34 और 36, ठीक है राजा बेटा। इनके दरमियान उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। लेकिन 1852 में एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम आप जरूर याद रखिएगा। उन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू। कुछ बुक्स में 36, 37 भी लिखते हैं, ठीक है जी। 34 to 36 आप याद रखिएगा। रुडोल्फ विर्चू साइंटिस्ट ने कहा कि सेल, इन्होंने एक टर्म दिया था, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यह है कि सेल से ही सेल आता है। इन्होंने कहा कि जो बात ये कह रहे हैं शिलेडिन एंड शॉन कि नॉन लिविंग थिंग से सेल बनता है, ये बात सही नहीं है।
एक सेल होगा, वो सेल अंडरगो होगा डिवीजन के, और फिर उससे दो नए सेल बनेंगे। इस तरीके से सेल बनते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है जी, इन्होंने कहा एक सेल है, उसमें डिवीजन होगी, उससे दो सेल बनेंगे, ये दो सेल जो है इनसे चार सेल बनेंगे, चार सेल से फिर आठ सेल बनेंगे। इस तरीके से सेल जो है अपनी कंटिन्यू करता है लाइफ साइकिल। आ रही है बात समझ में? लेकिन फिर इनसे सवाल किया गया, इनके भी तो सपोर्टर थे ना, शेल्डन शॉन के। उन्होंने कहा आप एक बात बताओ कि अगर सेल से सेल बनता है तो ये जो पहला सेल है ये कैसे बना, ये भी तो बताओ। आप उनकी थ्योरी को तो गलत कर रहे हो। ठीक है जी, तो उस टाइम पे फिर इनका पॉइंट सही था। वो जो फर्स्ट टाइम जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी तो उस टाइम पे एनवायरनमेंट ऐसा था, सुइटेबल था। सबसे पहले अर्थ क्रिएट हुई, ठीक है, हम पूरी केमिकल एवोल्यूशन पढ़ते हैं। अर्थ क्रिएट हुई, अर्थ के बाद सिंपल मॉलिक्यूल बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक में से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर वो कंबाइन हुए तो ऑर्गेनेल बने, फिर सेल बना। एक बार वो सेल बन गया ना, फिर उसने सबको कंटिन्यू किया। तो इनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है और इनका पॉइंट भी सही है कि भाई पहले जो सेल है, पहले नॉन लिविंग थिंग से सेल बन गया और उसके बाद सेल ने फिर सेल को कंटिन्यू किया। जब साजिद ये चीजें उस टाइम पर जब बन रही होंगी, जब सेल नहीं होगा, तो उस टाइम पे इनको नॉन लिविंग माना जाता था। ठीक है राजा बेटा, अभी भले ही लिविंग बॉडी के अंदर है, लेकिन उस टाइम पे तो लिविंग बॉडी के बाहर थे ना, डेट्स वाई इनको नॉन लिविंग माना जाता था। ठीक है, अब ये लिविंग बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, लाइफ जो है ना, लाइफ वो सेल के लेवल पर है, ऑर्गेनिल के लेवल पर भी लाइफ नहीं है, ना ही मॉलिक्यूल के लेवल पर लाइफ है। ठीक है राजा बेटा, ये लिविंग बॉडी में हो करके भी इटसेल्फ नॉन लिविंग है। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट सही हो गए कि भाई सेल डिनोवो स्ट्रक्चर भी है और फिर एक सेल फिर दूसरे सेल को जो है प्रोड्यूस करता है। ये बात इन्होंने 1852 में कही थी, ये आप याद रखिएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी दैट वी हैव। तो सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट है वो आप जरूर याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेस ऑफ सेल। देयर आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर एंड देयर इज सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल इज de novo स्ट्रक्चर एंड सेल गिव राइज न्यू सेल। ठीक है, लाइफ बिगेट्स लाइफ, ओमनी सेलुलर यूनिसेलुलर, इन्होंने ये टर्म दिया था, ये इनकी जुबान में इसका मतलब ये कि सेल से सेल आते हैं। ओमनी सेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब ये, वो असेलुलर का मतलब उसमें सेल ही नहीं है, जो कि सिर्फ वायरस है हमारे पास। असेलुलर, विदाउट सेल, वो सिमिलर सेल कहलाएंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, असेलुलर का मतलब विदाउट सेल, सेल ही नहीं है। और अगर सेल है एक है सिर्फ तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है जी, मल्टी अगर सेल एक जैसे तो उनको सिमिलर सेल्स कहा जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये हल्का फुल्का सा सेल डिस्कवरी और सेल थ्योरी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज अ सेल? बड़ा आसान है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी, जितने भी फंक्शन है हमारी बॉडी के, वो सेल्स की वजह से। कैसे, वो आगे चल के डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो टारगेट है ना, हम वो टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी से एक सेल निकाल पाए, वो सेल निकाल पाए, या उस सेल के ऊपर केमिकल्स का क्या इफेक्ट है वो देख पाए, या एक सेल की मदद से हम बहुत सारी कॉपीज बना पाए। वो टेक्निक्स हम देखने जा रहे हैं वन बाय वन। टेक्निक्स जो हमें पढ़नी है वो 7-8 टेक्निक्स हैं। आधी आज पढ़ेंगे, आधी कल। कौन कौन सी टेक्निक्स हम आज पढ़ेंगे? टुडे वी विल टॉक अबाउट, अच्छा जी, सेल फ्रैक्शनेशन। सबसे पहली टेक्निक का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। दूसरी जो टेक्निक है वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग। अच्छा, इसके अलावा जो टेक्निक पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, और लास्ट में होगी माइक्रोमेट्री। टिश्यू कल्चर एंड माइक्रोमेट्री या माइक्रो डायसेक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो कल हमें पढ़नी है, कल हम माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके अलावा भी एक और दो टेक्निक है जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है जी, आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेल फ्रैक्शनेशन। अब यहाँ तक आपको कोई सवाल, कोई बात जो आपको पूछनी हो? बैक्टीरिया, हाँ हाँ हाँ, ये तो वायरस तो बाद में डिस्कवर हुआ ना। ये तो बात देखो 1834-36, वायरस 1800 के बाद।
और वायरस जो हमने पकड़ा ना 1935 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई वेंडल स्टैंडले ने, तो वो तो बहुत ही बात की बात है राजा बेटा। सेल थ्योरी तब तक वेल एस्टेब्लिश थी, बैक्टीरिया तब डिस्कवर था। बैक्टीरिया के बारे में हम जानते थे, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में भी 1667 में जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वेन लिवेनहुक, उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखना स्टार्ट कर दिए थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को कि भाई मैंने कुछ देखा है, वाटर में मैंने कुछ देखा है। 4 साल के बाद उनकी बात मानी गई, फिर पता चला कि हाँ उन्होंने बैक्टीरिया को देखा है। तो वो भी 1667, नहीं नहीं नहीं, वो बैक्टीरिया डिस्कवर हो गया था 1667। मौजूद है कि भाई वो यूनिसेलुलर है, ठीक है जी। अब उसको ये नहीं कहा गया था कि सेल है इसके अंदर या वगैरह वगैरह, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन समझते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है? देखिए सेल फ्रैक्शनेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले टिश्यू को बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर से एक टिश्यू को लेंगे। व्हाट इज टिश्यू? कौन बता रहा है हमें व्हाट इज टिश्यू? जी जी, यस, स्ट्रक्चर बना लें या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टिश्यू, एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, यस, हिस्टोलॉजी। राजा बेटा यू शुड रिमेंबर दिस, हिस्टोलॉजी। अच्छा जी, सबसे पहले टिश्यू लिया जाएगा, उस टिश्यू को एक मशीन के अंदर डाला जाएगा। ये मशीन बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे घर में जूसर मशीन्स होती हैं। ये मशीन इसको रोटेट करेगी, तो इस तरीके से रोटेट करेगी कि ये इंडिविजुअल सेल्स को अलग कर देगी, हर सेल को अलग अलग कर देगी एक दूसरे से, अलग अलग सेल मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमें सेल मिल जाएंगे। अब पता है क्या करेंगे, हम एक सेल को लेंगे और एक दूसरी मशीन के अंदर रखेंगे एक एक सेल को। ये मशीन जो है ना, इसमें ये एबिलिटी है कि ये रोटेट करती है, और ये इतनी स्पीड से रोटेट करती है, इट कैन रोटेट एट द स्पीड ऑफ 60,000 साइकिल्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर ये 60,000 साइकिल कंप्लीट कर सकती है, इतनी स्पीड से रोटेट करती है ये, ठीक है जी। और जब ये इतनी स्पीड से रोटेट करेगी ना, तो अलग अलग स्पीड्स पर राजा बेटा हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनल सेपरेट हो जाएंगे। अलग अलग ऑर्गेनल, जो स्मॉलर ऑर्गेनल है वो है ना लार्जर स्पीड पर, ग्रेटर स्पीड पर, और जो बिगर ऑर्गेनल है, बिगर, वो लेसर स्पीड पर सेपरेट हो जाएंगे जी। सेल को हम देख सकते हैं, ये टेक्निक्स, हाँ माइक्रोस्कोप से, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं, माइक्रोस्कोप पे करेंगे। हाँ हाँ, और ये टेक्निक्स अभी की हैं, ये तब से सेल थ्योरी वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये थ्योरी बात की है, मॉडर्न थ्योरीज है। मेरा मतलब मॉडर्न टेक्निक्स है ये, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमने टिश्यू लिया, उसको एक मशीन के अंदर डाला, उसके सेल सेपरेट किए। सेल को लिया, एक मशीन के अंदर डाला, इतनी स्पीड से घुमाया कि उसके ऑर्गेनल जो है ना, उसके छोटे टुकड़े वो सेपरेट हो जाए। कम स्पीड पर बड़े ऑर्गेनल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। और छोटे ऑर्गेनल को सेपरेट करने के लिए हमें इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से हर स्पीड पर अलग अलग ऑर्गेनल मिल जाएंगे हमें। से फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास कम स्पीड है, हमें न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है जी, हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा जी। इसी तरीके से हमें क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। हम और स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ाने पर राइबोसोम मिल जाएगा, और स्पीड बढ़ाएंगे साइटोस्केलेटन मिल जाएंगे, ठीक है राजा बेटा। इसी तरीके से और स्पीड बढ़ाएंगे दूसरे ऑर्गेनल मिल जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर डेंसिटी के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर डेंसिटी के हिसाब से ऑर्गेनल एक दूसरे से सेपरेट होते रहेंगे, और फिर हम उनकी जो है इजीली स्टडी करते रहेंगे। यस, अब मशीन के नाम और टेक्निक पे आते हैं। जो टिश्यू हमने इसके अंदर डाला है और उसको रोटेट करवा के सेल्स को अलग किया है ना, इसे हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन इट इज अ प्रोसेस, और जो मशीन है वो होमोजेनाइजर, होमोजेनाइजर। अच्छा, ये वाला जो काम हमने किया है ना, ये मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन किया जा रहा है। सेंट्रीफ्यूज, यस, सेंट्रीफ्यूज ये मशीन है जिसकी मदद से हम सेल के ऑर्गेनल उसमें से सेपरेट करते हैं, और ये सेंट्री प्रोसेस कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरीके से दो पार्ट होते हैं सेल फ्रैक्शनेशन वाली टेक्निक के। कौन से? पहला पहला पार्ट है होमोजेनाइजेशन, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन में हम क्या सेपरेट करते हैं? टिश्यूज जी, वेरी गुड।
और सेंट्रीफ्यूगेशन में सेल से उसके ऑर्गेनेल ले लेते हैं राजा बेटा, उसके ऑर्गेनेल ले लेते हैं, ऑर्गेनेल जो है अलग हो जाते हैं। डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन। जो ऑर्गेनेल हमें मिले हैं ना, अब इन ऑर्गेनेल की हम क्या क्या जानेंगे, हम इनकी डिटरमाइन करेंगे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, अच्छा राजा बेटा, इनका फंक्शन, इनका मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी अबाउट दिस ऑर्गेनेल बाय दिस टेक्निक। आ गई समझ में बात? आगे बढ़े। एक टेक्निक तो ये है सेल फ्रैक्शनेशन, दूसरी है डिफरेंशियल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग को समझने के लिए ना आप दो मिनट के लिए इस टेक्निक का नाम भूल जाओ, उसका नाम क्या है? डिफरेंशियल स्टैनिंग। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, डिफरेंशियल स्टैनिंग। अच्छा राजा बेटा देखें क्या होगा, ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस, थैंक यू फॉर नोइंग। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर ये आपको क्या दिख रहा है? डीएनए नहीं है, ये डीएनए अरेंज हुआ हुआ है इनटू अ स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं राजा बेटा। अच्छा क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम को ना डिस्कवर करा था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेल्टर फ्लेमिंग, वेल्टर फ्लेमिंग। अच्छा राजा बेटा वेल्टर फ्लेमिंग जो है ना, इन्होंने डिस्कवर करा था हमारे प्यारे से क्रोमोसोम को। एक और बात याद रखिएगा, बायोलॉजी में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी। उन्होंने क्या किया था कौन बता रहा है हमें? नहीं, उन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी अलॉन्ग विथ फ्लोरे एंड चेन। फ्लेमिन फ्लोरे चेन है ना, ये वही अलेक्जेंडर फ्लेमिन है। हाँ, इन्होंने जो है कि एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, लेकिन वेल्टर फ्लेमिन ने क्रोमोसोम डिस्कवर करा था। वेल्टर फ्लेमिन ने क्या करा? वेल्टर फ्लेमिन ने क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए इन पर एक कलर लगाया, ठीक है जी, कलर, और कलर को हम डाई भी कह सकते हैं। जो कलर वेल्टर फ्लेमिन ने यूज करा था ना, उसका नाम था पिरकिन एनाइलिन। इसको आपको याद रखना है, पिरकिन एनाइलिन। ये एक टाइप की ड्रग है, आई मीन डाई है, कलर है, जो इन्होंने यूज करा था क्रोमोसोम को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा क्रोमोसोम टर्म है ना, क्रोमोसोम, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर्ड जी, और सोम वर्ड का मतलब होता है बॉडी, कलर्ड बॉडी। जिस टाइम पे इन्होंने कलर लगाया ना क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम दूसरे ऑर्गेनल के मुकाबले में सबसे ज्यादा ब्राइटली कलर्ड थे। डेट्स में उन्होंने टर्म दे दिया भाई कलर्ड बॉडी क्रोमोसोम। लेकिन बाद में चल के हमें पता चला कि एक्चुअली क्रोमोसोम का तो कोई कलर ही नहीं है जी, ये टर्म मिसनोमर है, गलत है, मिसनोमर है, ठीक है जी। क्रोमोसोम एक्चुअली आर कलरलेस जी, वो बाद में हमें पता चला, लेकिन उस टाइम पर टर्म बहुत ही अच्छे से स्टेब्लिश हो चुका था। अब इसको गलत कर पाना थोड़ा मुश्किल है, टर्म यही रहा, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो ये बात बता दी जाती है, ठीक है। ये जो वेल्टर फ्लेमिंग थे, इन्होंने ये जो कलर यूज करा है ना, वो इस वजह से यूज करा था ताकि क्रोमोसोम दूसरे ऑर्गेनल से सेपरेट दिखे, दूसरे ऑर्गेनल से मुख्तलिफ लगेंगे। वो टेक्निक जिसमें हम कलर देखकर किसी ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से मुख्तलिफ बनाते हैं, उस टेक्निक को हम स्टैनिंग कहते हैं। और ये स्टैनिंग क्योंकि उस स्ट्रक्चर को डिफरेंट बना देती है ना, दैट्स व्हाई डिफरेंशियल स्टैनिंग कहा जाता है। तो डिफरेंशियल स्टैनिंग, व्हाट इज द डिफरेंशियल स्टैनिंग? Yes, differential staining it is a technique in which we provide a specific color to that organelle and study it. ठीक है राजा बेटा, उसको दूसरे ऑर्गेनल से डिफरेंट बनाकर। सेल फ्रैक्शनेशन में हम उस ऑर्गेन हर ऑर्गेनल को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर कलर दे करके उसी सेल के अंदर भी स्टडी कर दिया जा सकता है। बिल्कुल, दूसरे जो सराउंडिंग एरियाज थे उन पे भी ये कलर पड़ा, लेकिन मैंने कहा ना क्रोमोसोम जो थे वो सबसे ज्यादा ब्राइटली अपीयर्ड हुए, दैट्स व्हाई तो उन्होंने टर्म दिया भाई क्रोमोसोम, चमक सबसे ज्यादा कलर्ड बॉडी। एग्जाम्पल नहीं है बुक में, नहीं, डिफरेंशियल स्टैनिंग है। ये डिफरेंशियल स्टैनिंग एक टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑर्गन को कलर दे दो और भाई उसको स्टडी कर लो। एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं कि एग्जाम्पल आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक में, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के वेल्टर फ्लेमिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है राजा बेटा। वो एग्जाम्पल का काम हम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब ये टेक्निक जो है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। सेल थ्योरी हो गई जी, और जो है कि ये चीज़ें थी हमारे पास। कोई सवाल? ओके राजा।